नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक वीकली रिवीजन सीरीज है और इसका आज हम 7वीं क्लास यहाँ पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, वीकली रिवीजन क्लास आपकी हर संडे को आती है और इस क्लास में पूरे हफ्ते की जो आपकी डिटेल क्लास होती है थ्योरी की, उनके एमसीक्यूज को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपका थ्योरी और एमसीक्यू साथ साथ में चलता रहे और आपका रिवीजन भी यहाँ पर साथ साथ में होता रहे। ये हमारी रिवीजन क्लास सीरीज के अंतर्गत 7वीं क्लास है। इससे पहले हमने 6 क्लासेस कवर कर ली है, यानी पिछले 6 हफ्ते की डिटेल क्लास का रिवीजन आप इन 6 क्लासेस को देखकर कर सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में सारी डिटेल कवर करी और भारत में जो मिट्टियां पाई जाती हैं, मिट्टियों को लेकर जो जो सवाल आते हैं, उन सबको कवर किया। उन्हीं के एमसीक्यूज आज हम यहां पर कवर करेंगे और उनकी प्रैक्टिस यहां पर करेंगे। अगर आपने इनकी डिटेल क्लासेस को नहीं देखा है, आप पहले उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है और कार्यपालिका का अध्यक्ष भी होता है। ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारत के संघ की कार्यपालिका शक्ति आपके राष्ट्रपति में निहित है। कौन सा आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति में निहित होंगी? आर्टिकल 53। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। अब आपसे आर्टिकल पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि संघ की शक्तियां किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, संविधान के अनुसार करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इस सीरीज में आपको थ्योरी की क्लासेस के एमसीक्यू के साथ साथ लूसेंट के एमसीक्यू भी देखने को मिलते हैं, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हम यहाँ पे ज्यादा कवर करते हैं और आपका अच्छे से पूरा टॉपिक भी रिवाइज हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सैन्य प्रमुखों की जो नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। रक्षा बल जो हमारे होते हैं, हमारी जो सैन्य सारी शक्तियां हैं, उन सब की सर्वोच्च कमांड भी किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। इसके अलावा किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा, शांति की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति होता है तो कैसा होता है भारत का राष्ट्रपति? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्य यानी यहां पर भारत की बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है, भारत संघ की बात हो रही है। तो संघ का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है भारत का, या प्रमुख कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार कौन है? इसको हमने डिटेल में वहां पर एक्सप्लेन किया था कि पहली महिला उम्मीदवार, अगर हम मुख्य प्रतिद्वंदी की बात करें तो वो थी लक्ष्मी सहगल। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। लक्ष्मी सहगल ने 2002 का जो राष्ट्रपति चुनाव था, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम और उनके सामने मुख्य प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल थी। हालांकि ये पराजित हो जाती हैं और 2007 के चुनाव में प्रतिभा पाटिल फिर से चुनाव लड़ती है महिला के तौर पर और ये चुनाव जीत जाती हैं। तो पहली महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो प्रतिभा पाटिल और पहली महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार पूछेगा तो लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो इनमें से कौन सी योग्यता जरूरी नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए? भारत का नागरिक हो जरूरी है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो जरूरी है, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, यानी लोकसभा का सदस्य बन सके, यह भी जरूरी है, वह सदन के किसी सदन का सदस्य हो, यह जरूरी नहीं है। सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, सदस्य हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन डी सही आंसर यहां पर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई भी सीमा भारत के संविधान में नहीं बताई गई है। 70 साल का व्यक्ति, 80 साल का व्यक्ति, 90 साल का व्यक्ति भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उम्र सिर्फ न्यूनतम उम्र है कि आपकी उम्र 35 होनी चाहिए, ऊपर कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम
कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है और आर्टिकल 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमा तक यानी कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति किस तरीके से चुना जाता है? राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, यानी जनता राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती। जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, विधायक और सांसद, वो वोटिंग करते हैं। तो जनता ही चुन रही है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, तो अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होता है राष्ट्रपति का। आर्टिकल 54, साथ साथ में अनुच्छेदों को भी लिखते हुए जरूर चले इन एमसीक्यू के साथ, इन क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करने में भी मदद मिले। इसके माध्यम से आप ज्यादा प्रश्नों को एक साथ लंबे समय तक याद कर सकते हैं। आर्टिकल 54 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा और निर्वाचक मंडल में सभी विधानसभाओं के और दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं केवल वो ही वोटिंग करेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सही आंसर है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जो संविधान का आर्टिकल 55 है, यह राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें कहा गया है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होगा, यानी सभी जो वोट होंगे, वोटों का जो मूल्य होगा वो अलग अलग होगा, सबकी एक वैल्यू होगी वोट की। जैसे सभी सांसदों का वोट का वैल्यू एक ही होता है, सबका समान होता है। अलग अलग राज्यों की जो विधायक होते हैं उनकी वोट की वैल्यू उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर होती है। और दूसरा है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति उम्मीदवारों में से चयन नहीं करता कि इसको वोट दे दिया, वो क्रमवार वोटिंग करता है, वरीयता देता है कि उसकी पहली चॉइस ये है, दूसरी चॉइस ये है, तीसरी चॉइस ये है। इस तरीके से इस एकल पद्धति को हमने किस देश के संविधान से अपनाया है? ये हमने जर्मनी से अपनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई भी विवाद होगा तो उसका फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह कहता है आर्टिकल 71। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? यानी अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कितने ऐसे होने चाहिए जो आपके नाम का प्रस्ताव रखें और कितने ऐसे होने चाहिए जो आपके नाम का अनुमोदन करें यानी समर्थन करें? यह होना चाहिए 50-50। 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, आपके समर्थक होने चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो चुनाव प्रचार के लिए इनको 2 हफ्ते का समय मिलता है। ठीक है, चुनाव आयोग इस चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, राष्ट्रपति का चुनाव होगा और फिर 2 हफ्ते का समय मिलता है इनको अपना प्रचार करने का। 2 हफ्ते बाद मतदान करा दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? हमारे संविधान का आर्टिकल 56 जो है ये राष्ट्रपति की पद अवधि से संबंधित है। आर्टिकल 56 कहता है कि जब राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा उस तारीख से 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रहेगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि बीच में भी राष्ट्रपति अपने पद से हट सकता है, चाहे इस्तीफा दे दे, चाहे उस पर महाभियोग लग जाए या उसका निधन हो जाए। राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देगा तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो निर्वाचक मंडल के बारे में अभी हमने बात करी थी कि केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन के और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के एक ही प्रयास है, एक ही प्रक्रिया है, संसद के द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जाए। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही
किसमें शुरू की जा सकती है? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने का एक ही प्रोसेस है, उस पर महाभियोग लगा दीजिए। महाभियोग किस सदन में लग सकता है? महाभियोग किसी भी सदन में लग सकता है, कहीं से भी प्रोसेस शुरू हो सकती है। ठीक है, जो महाभियोग का प्रस्ताव होता है आप उसे किसी भी सदन में ला सकते हैं। बस लाने से पहले 2 कंडीशन आपको फुलफिल करनी होंगी, उनको पूरा करना होगा। पहली कंडीशन है कि प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी, और दूसरा, जो प्रस्ताव आप लाएंगे उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद वो पारित होगा दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? यानी क्या आप राष्ट्रपति पर किसी भी आधार पर कोई भी आरोप लगाकर महाभियोग लगा सकते हैं? क्या आप विधानसभा को भंग करने के आधार लगाकर, आरोप लगाकर उस पर महाभियोग लगा सकते हैं, या उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाकर? नहीं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का केवल एक आधार हो सकता है, वो है संविधान का अतिक्रमण करना, यानी संविधान का उल्लंघन करना। ठीक है, बाकी कोई भी आरोप, चाहे भ्रष्टाचार का आरोप हो, हत्या का आरोप हो, कोई भी आरोप हो, उसकर बेस पर आप उस पर महाभियोग नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिकी संविधान से ली है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कौन से आर्टिकल में है महाभियोग की प्रक्रिया? आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? यानी अगर आप, जैसे मैंने ऊपर कहा, महाभियोग ला रहे हैं राष्ट्रपति के खिलाफ, तो आपको कम से कम 14 दिन पहले उनको लिखित इंफॉर्मेशन देनी होगी। नेक्स्ट है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो उसको लाने के लिए तो 1/4 का समर्थन चाहिए। पास करने के लिए सदन के जो कुल सदस्य हैं उसका कम से कम 2/3 बहुमत आपको चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? सिंपल भाषा में बात करें, मान लीजिए किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लिया गया, उसने कई सारे कार्य करने शुरू कर दिए, कई सारे बिलों को उसने अनुमति दे दी, मंजूरी दे दी, बाद में पता चला उसका निर्वाचन ही अवैध था। तो अब उसके द्वारा जो ये काम किए गए हैं, क्या ये वैध रहेंगे, संवैधानिक रहेंगे, या ये भी अवैध हो जाएंगे? तो साफ कहा गया है संविधान में ये काम वैध ही रहेंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भी काम वो बतौर राष्ट्रपति करेगा अवैध निर्वाचन घोषित होने से पहले, वो सब विधि मान्य होंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है? हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 60। ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित है कि किस प्रकार की वो शपथ लेगा और उसे शपथ कौन दिलाएगा। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, और अगर ये उपलब्ध ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? अगर दोनों व्यक्ति देश से बाहर हैं, या मान लीजिए दोनों पद खाली हैं, तो उस समय भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने बतौर राष्ट्रपति काम किया है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनका नाम याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? यह क्वेश्चन भी पेपर में बना है। अपना इस्तीफा तो ये उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो जब इसको इस्तीफा मिलेगा ये इसकी जानकारी अपने समकक्ष लोकसभा के स्पीकर को देगा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? जल्दबाजी में सीधा मुख्य न्यायाधीश पर टिक मत कर देना। क्वेश्चन में उसने सिर्फ राष्ट्रपति का पद खाली करवाया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली करवाया था, तब हमने मुख्य न्यायाधीश को टिक किया था। यहां पर सिर्फ राष्ट्रपति की बात कही गई है कि उनका पद अगर रिक्त हो तब कौन करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तब उपराष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगर ये भी ना हो तब ये करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है,
उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति आपका, चाहे उपराष्ट्रपति हो या भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक काम कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं संविधान में साफ लिखा गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो जो उपराष्ट्रपति काम करेगा इसके बतौर राष्ट्रपति, वो 6 महीने ही कर सकता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से लेकर 1962 तक रहे, यानी 12 साल ये भारत के राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण कौन सा है? यानी कौन से राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने गए थे? वे थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। 1977 से लेकर 1982 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे और ये निर्विरोध चुने गए थे, सर्वसम्मति से चुने गए थे और एकमात्र ऐसा ये केस था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि कितनी भी बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, वो है आर्टिकल 57। तो पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं 57 में दी गई हैं। नेक्स्ट है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, जनता पार्टी आपको पहले तो पता होना चाहिए इसकी सरकार कब आई थी। जनता पार्टी की सरकार 1978 में आई थी और 1980 तक रही थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था नीलम संजीव रेड्डी के बारे में, वो 1977 में भारत के राष्ट्रपति बने, 1982 तक रहे। तो जनता पार्टी के दौरान कौन भारत का राष्ट्रपति था? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई। इनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। 1967 में ये भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 69 में इनका निधन हो गया था। तो 2 साल ही ये भारत के राष्ट्रपति रहे। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। जल्दबाजी में राष्ट्रपति पर टिक मत करना, क्योंकि वो खुद से नहीं करता। अगर ये विकल्प नहीं होता तो आप राष्ट्रपति कर सकते थे, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो विकल्प आपका सी आंसर है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। कौन कहता है? यह कहता है आर्टिकल 143। ठीक है, जो भी सलाह यहां पर सुप्रीम कोर्ट देगा उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? सदनों को बुलाने का मतलब है संसद के सत्र को बुलाना। तो सत्र को आहूत करना यानी बुलाना, सत्रवसान करना यानी खत्म करना, और लोकसभा का विघटन यानी लोकसभा को भंग करना, ये सारे अधिकार भारत के राष्ट्रपति को हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 85। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक आर्थिक संकट की घोषणा कभी भी नहीं करी गई है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। भारत में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, 352, 356 और 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जिसमें युद्ध के अवसर पे या बाहरी आक्रमण के अवसर पे या आंतरिक विद्रोह, जिसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया है, उसके अवसर पे लगाया जा सकता है। इस आधार पे अब तक 3 बार इमरजेंसी लगी है। 356 में राष्ट्रपति शासन है जो आए दिन राज्यों में लगता रहता है। 360 आपके वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है और 360 अभी तक भारत में नहीं लगा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा काम राष्ट्रपति का नहीं है? सही आंसर है किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। ये काम
राष्ट्रपति का नहीं होता। राष्ट्रपति का काम सत्र बुलाना होता है, लोकसभा का विघटन करना होता है और लोकसभा के सत्र का सत्रावसान करना होता है। लेकिन सत्र एक बार बुला दिया जाए, उसके अंदर जितनी भी बैठकें होंगी, बैठकों को बुलाना, बैठकों को स्थगित करना, वो लोकसभा के अध्यक्ष का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। देखिए, राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाते हैं तो राष्ट्रपति उन पर अपनी सहमति दे सकते हैं या उसको अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, और अगर राष्ट्रपति को लगे इस पर पुनर्विचार होना चाहिए तो पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। लेकिन वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि धन विधेयक उन्हीं की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, तो अनुमति वो पहले दे चुके हैं, इसको लौटा नहीं सकते, धन विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक को। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करेगा। देखिए, अगर राष्ट्रपति ने कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाया है, इसका मतलब वो निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल कर रहा है। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं, जेबी वीटो, निलंबनकारी वीटो और आंतरिक वीटो। जेबी वीटो में वो अपने पास बिल को सुरक्षित रख लेता है, उस पर कोई भी डिसीजन नहीं लेता। निलंबनकारी में पुनर्विचार के लिए लौटा लेता है और एब्सोल्यूट वीटो में वो मना कर देता है, उसको पारित ही नहीं होने देता, अपने पास रख लेता है, वो विधेयक डेड माना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 123 के तहत। यह शक्ति राष्ट्रपति को 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत दी गई है। राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी कर सकता है वो संघ और समवर्ती सूची के विषयों पर जारी कर सकता है। राज्यों की सूची पर भी कर सकता है, लेकिन कब? 2 कंडीशनों पर, या तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या फिर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी नहीं कर सकता जब दोनों सदन सत्र में हो। अगर सिर्फ राज्यसभा है या केवल लोकसभा, यानी केवल एक सदन सत्र में है, दूसरा नहीं चल रहा, तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। कब नहीं होगा जारी? जब दोनों सत्र में हो, तब जारी नहीं होगा। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे क्या कर सकता है? राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति हैं संयुक्त अभिभाषण यानी संयुक्त तौर पर संबोधित करते हैं संसद के दोनों सदनों को। 2 अवसरों पर ऐसा करते हैं। कब? ये करते हैं प्रति वर्ष का जब पहला सत्र हो, या फिर लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए हैं उसके बाद का पहला सत्र हो। उन दोनों को राष्ट्रपति संयुक्त अभिभाषण देते हैं वहां पर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को समाधान करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो जिस व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है, फांसी की सजा जिसे मिली हुई है, उसकी समाधान कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति की समाधान से संबंधित शक्तियां आर्टिकल 72 में दी गई हैं, जिसके तहत लघुकरण, परिहार, विराम, इसके अलावा प्रविलंबन और क्षमा, ये 5 शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। लघुकरण में सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है, यानी मृत्युदंड को कारावास में बदल देगा, कठोर कारावास को सिर्फ कारावास में बदल देगा। परिहार में सजा की मात्रा को बदल देता है, यानी 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष का कठोर कारावास कर देगा। विराम में परिस्थिति के अनुसार, किसी भी विशेष परिस्थिति के अनुसार उस सजा पर रोक लगा लेता है। विशेष परिस्थिति यानी जैसे कोई दिव्यांग है या कोई गर्भवती स्त्री है तो उसकी सजा पर रोक लगा देना। चौथा है प्रविलंबन, जिसमें किसी भी सजा को कुछ समय के लिए रोक लेना। ठीक है। और 5वां है क्षमा, जिसमें व्यक्ति को पूर्णतः माफ कर दिया जाता है। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? देखिए, आर्टिकल 108 कहता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। कब बुला सकते हैं? जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन पारित ना करे, उसको रद्द कर दे, तो राष्ट्रपति को अधिकार है वो सदन का संयुक्त अधिवेशन बुला ले। जब एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाए तो बुला सकता है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही ना हो तो वहां पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। सिंपल सी भाषा में,
अगर दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो गया किसी भी विधेयक को लेकर तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। यह संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक को लेकर होगा। संविधान संशोधन या धन से संबंधित कोई भी विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसकी स्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? देखिए, भारत में दो यहां पर निधि है, एक है संचित निधि और एक है आपकी आकस्मिक निधि। संचित निधि से अगर आपको कोई भी पैसा निकालना है आपको संसद की अनुमति चाहिए, ठीक है। आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति पैसा निकाल सकते हैं, राष्ट्रपति के नाम से पैसा निकाला जाता है और इसके लिए किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। संचित निधि के लिए जरूरी है संसद की, लेकिन आकस्मिक निधि पर पूरी तरीके से राष्ट्रपति का अधिकार होता है, उनको किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? कौन सा आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति बाध्य होगा मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए? आर्टिकल 74, ऑप्शन ए। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो लोकसभा भंग होती है राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे? प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी मंत्री परिषद की सलाह पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति को इमरजेंसी लागू करने का अधिकार है और कब वो इमरजेंसी को लागू कर सकता है? इमरजेंसी वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही लागू कर सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश आप जानते हैं मैक्सिमम 6 महीने तक जारी रह सकता है। अगर सत्र शुरू हो जाए, सत्र शुरू होने के बाद 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको उसे सदन से पारित करवाना होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो पावर है? तो हमने ऊपर देखा 3 वीटो पावर हैं, पूर्ण निषेध, पॉकेट निषेध, निलंबित निषेध। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया वो मामला कौन सा था? किस विधेयक के संबंध में उन्होंने पॉकेट वीटो किया? ये था भारतीय डाकघर अधिनियम। इसके संदर्भ में 1986 में जो भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, उनके द्वारा पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया, यानी उन्होंने विधेयक को अपने पास रख लिया, ना मना किया ना पास किया, अपना वापस लौटाया, अपने पास रख लिया। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेगा? राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति दे देगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मान लीजिए ये पार्लियामेंट, इधर आपके राष्ट्रपति हैं। पार्लियामेंट से कोई बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने इसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, संसद ने इस पर कोई भी चेंज नहीं किया और वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति इसको वापस लौटा नहीं सकता, मना नहीं कर सकता, उसको वो पारित कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो कौन सा अधिकार है? ये उनका कानूनी अधिकार है, विधायी अधिकार है। ठीक है, जो विभिन्न वो नियुक्तियां करते हैं, अलग अलग आयोगों का गठन करते हैं, उनके अध्यक्षों को नियुक्त करते हैं, वो उसके प्रशासनिक अधिकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? यानी जो निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते। महाभियोग में ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत और निर्वाचित दोनों। महाभियोग की हम बात कर रहे हैं। निर्वाचन में केवल निर्वाचित व्यक्ति भाग लेते हैं, उसमें विधानसभा के भी लेते हैं, लेकिन विधानसभा के जो सदस्य हैं निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते। इसका आंसर विधान परिषद टिक मत करना, क्योंकि विधान परिषद निर्वाचन में भी भाग नहीं लेती, महाभियोग में भी तो सवाल इसका नहीं उठता। लेकिन विधान परिषद निर्वाचन में भाग लेती है, महाभियोग में भाग नहीं लेती, और यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, 35 वर्ष की उम्र हो, सांसद चुने जाने योग्य हो, देश का नागरिक हो, ये सारी योग्यताएं हैं। पढ़ा लिखा हो जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होगा। कब नहीं होगा?
देखिए, मुख्यमंत्री तब वोट नहीं कर सकता किसी भी राज्य का अगर वो विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है, यानी वो विधान परिषद का है। तो विधान परिषद के तो लेते ही नहीं है भाग, तो मुख्यमंत्री कैसे वोट डाल देगा? ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है कि भारत का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत गणतंत्र है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचित सांसदों और विधानसभा सदस्यों के द्वारा। ठीक है, केवल निर्वाचित, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, जो निर्वाचित हैं, जनता द्वारा चुनकर आए हैं, वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा कथन यहां पर सही है, आपने बताना है। चलिए देखते हैं। प्रत्येक एमएलए का वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। एमएलए यानी विधायक की बात हो रही है, जो विधायक होते हैं। ठीक है, तो हर राज्य की जनसंख्या अलग है, हर राज्य के विधायक का वोट का मूल्य अलग अलग होता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पे। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ये वाला गलत हो जाएगा। विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। जैसे यूपी में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो वहां के विधायक का जो एक वोट है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। सिक्किम में जनसंख्या सबसे कम है, तो वहां के विधायक की जो वैल्यू है वोट की, वो सबसे कम होगी। लेकिन जो व्यक्ति सांसद है, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, उनकी वोट की वैल्यू एक ही होती है, समान होती है। ठीक है, लगभग 700 के अराउंड एक सांसद के वोट की वैल्यू होती है। तो केवल आपका पहला कथन सही है, बाकी आपका दूसरा वाला गलत है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? जमानत राशि है 15,000 रुपए वर्तमान में। अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए लड़ता है और उसको 1/6 वोट नहीं मिलते हैं, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण अंग है। भारत की संसद के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक है लोकसभा, एक है आपकी राज्यसभा और एक है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाएगा? देखिए, संसद ने विधेयक को पारित कर दिया तो उसका मतलब यह नहीं है कि अगले दिन से वो कानून बन जाएगा। कोई भी विधेयक कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। पारित हो जाए दोनों से इतना काफी नहीं है, उसके बाद विधेयक राष्ट्रपति पर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे थे? ये रहे थे ज्ञानी जेल सिंह। भारत के राष्ट्रपति भी रहे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे, क्वेश्चन पेपर में बना है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं देखिए। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 1, 2, 4 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? हमने ऊपर देखी थी ना योग्यता में कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। लाभ का पद कौन सा है कौन सा नहीं है, इसकी व्याख्या या इसका निर्णय संसद करेगी, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। संविधान में लाभ के पद को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बस इतना कहा गया है कि मंत्री का पद, सांसद का पद, राज्यपाल का पद या वर्तमान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया? 2 यूनियन टेरिटरीज अभी तक जहां पर अभी वर्तमान में विधानसभा है 2 ही है, एक है आपकी दिल्ली और एक आपकी पुदुचेरी। तो इन दोनों की विधानसभाओं को अधिकार दिया गया राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का। नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था
जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा है। तो कौन कहता रहता था भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव? ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। इनको किसने चुना था? देखिए, इनको निर्वाचक मंडल ने नहीं चुना था, ना इनको भारत की जनता ने चुना, ना संसद ने चुना। भारत के जो संविधान सभा थी इनके द्वारा इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या अलग अलग होगी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। कोई भी सदन शुरू कर सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? देखिए, भारत आजाद हुआ था 1947 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो 15 साल सीधा टिक मत कर देना एग्जाम में। 1947 से लेकर 1950 तक भारत में संविधान सभा रही और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा को अंतरिम संसद में 1950 में बदला गया और 1950 में ही 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। तो 50 से 62 तक यानी 12 वर्षों तक ये राष्ट्रपति रहे। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो चुनाव में भाग नहीं लेती है विधान परिषद। ऑप्शन डी सही आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? यानी राष्ट्रपति ने इमरजेंसी घोषित कर दी, 1 महीने के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर आपको संसद की अनुमति चाहिए। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो जो नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल, 3 आधार पे लगता है। युद्ध के आधार पे, बाहरी आक्रमण के आधार पे, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी गई है? ये करी गई है 3 बार। पहली बार 1962 में 26 अक्टूबर को करी गई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने करी, भारत चाइना युद्ध के कारण। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को वीवी गिरी ने करी, भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण। और तीसरी बार फखरुद्दीन अली अहमद ने करी, आंतरिक अशांति के आधार पे 26 जून 1975 को। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर संविधान के भाग 18 में दी गई है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये किसने कहा था? तो राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर है, आपातकाल के दौरान जो उनकी शक्तियां हैं, उनको संविधान के साथ धोखा, ये कहा था के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद द्वारा उपबंधित है? यानी भारत का राष्ट्रपति होगा, कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 52 कहता है। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी, ये 53 कहता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा निर्वाचक मंडल के द्वारा, ये 54 कहता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रोसेस होगी, वो 55 कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो निर्वाचन पद्धति की बात हो रही है, सिर्फ निर्वाचन की बात नहीं है। तो निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन की प्रक्रिया 55 में दी गई है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है? हमने ऊपर देखा था ना कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ये कहता है आर्टिकल 79। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? कौन सा आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है? आर्टिकल 61। ऑप्शन बी सही आंसर है। किसी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाता है? तो किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो राज्यपाल की सलाह ली जाती है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने साल के लिए? देखिए, एक बार में आप मैक्सिमम 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, फिर इसको बराबर आप आगे बढ़ा सकते हैं।
अधिकतम अवधि की बात करें ये 3 साल की होती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक बार में सिर्फ 6 महीने के लिए आप बढ़ा सकते हैं। आपने 6 महीने के लिए लगा दिया, 6 महीने बाद फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया, 1 साल हो गया, फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया, फिर 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, 3 साल के बाद आप बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है? तो हमने ऊपर देखी थी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां आर्टिकल 72 के तहत उनको प्राप्त हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तो राष्ट्रपति का हमने पूरा रिवीजन यहां पर कवर किया। इस हफ्ते हमारी राष्ट्रपति की 2 क्लासेस आई थी, उन 2 क्लासेस का निचोड़ इन 86 क्वेश्चन के माध्यम से हमने देखा। अब हम भारत की मिट्टियों के बारे में बात करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? जो ICAR है इसने भारत में मृदा को 8 वर्गों में बांटा है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदली मिट्टी और लवणीय मिट्टी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली 4 मिट्टियों का सही क्रम बताइए। यानी सबसे ज्यादा मात्रा में जो मिट्टी मिलती है उसको सबसे पहले रखिए और उसके अनुसार आपने क्रम लगाना है। भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी मिलती है 43%। जलोढ़ मिट्टी के बाद भारत में लाल मिट्टी सबसे ज्यादा मिलती है, लाल के बाद भारत में काली मिलती है। तो जलोढ़, लाल, काली कहां पर है? यहां पर है, जलोढ़, लाल, काली और चौथे नंबर पर आती है लेटराइट मिट्टी। क्रम आपने याद करना है। ठीक है, मिट्टियों के बारे में भी हमने डिटेल में एक वीडियो में बात करी थी, उसको भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस मिट्टी को कॉप मिट्टी या कच्छारी मिट्टी भी कहा जाता है? तो कॉप मिट्टी या कच्छारी मिट्टी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत का जो उत्तरी मैदान है किस मिट्टी से बना है? तो यहां आपके जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का आपका सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो भारत के उत्तरी मैदान में है। नेक्स्ट है, खादर क्या है? तो देखिए, खादर की बात करें, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग किस मिट्टी का है? सबसे बड़ा मृदा वर्ग भारत में जलोढ़ मिट्टी है, दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। किस मृदा को मंडलीय मृदा भी कहा जाता है? तो मंडलीय मृदा ये कहते हैं लाल मिट्टी को। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लाल मिट्टी आपकी ज्यादातर प्रायद्वीपीय पठारों में पाई जाती है, यानी जो दक्षिण भारत का इलाका है वहां पर ज्यादा ये पाई जाती है। सबसे ज्यादा लाल मिट्टी आपके तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? इसे आपने कई बार पेपर में देखा होगा कि कौन सी मिट्टी रेगूर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। सही आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को ही करेल मिट्टी कहा जाता है। इसी के सारे अलग अलग नाम हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम कहा जाता है। ठीक है, ये सारे नाम किसके हैं? काली मिट्टी के। नेक्स्ट है, किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है? तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं। हमने ऊपर इसके अलग अलग नाम देखे, सबसे फेमस नाम है रेगूर मिट्टी। एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन यही रखेगा, काली मिट्टी की जगह पर यहां पर रेगूर मिट्टी लिख देगा। ठीक है, तो दोनों नाम एक हैं, आपने ध्यान रखना है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी को ही माना जाता है। ठीक है, यहां पर भी एग्जामिनर वही करता है, काली मिट्टी के हटाकर रेगूर मिट्टी दे देगा या यूपी का नाम दे देगा करेल मिट्टी। दोनों काली मिट्टी के नाम हैं। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपासी मिट्टी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? यानी ईंट बनाने के लिए किस मिट्टी का इस्तेमाल होता है? तो ईंट आपकी लाल रंग की होती है, तो लाल मिट्टी को टिक नहीं करना है। ईंट बनाने के लिए लेटराइट मिट्टी का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो लेटराइट मिट्टी होती है इसका रंग जो होता है वो ईंट जैसा होता है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है ईंट बनाने में। नेक्स्ट है,
कौन सी मृदा चाय बागानों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है? तो चाय बागानों के लिए ईंट बनाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है लैटराइट मिट्टी। ठीक है। पर्वतीय मिट्टी में निम्न में से किसकी कमी नहीं होती है? देखिए, पर्वतीय मिट्टी की अगर हम बात करें, पर्वतीय मिट्टी के बारे में माना जाता है अभी यह मिट्टी पूर्ण रूप से विकसित मिट्टी नहीं है, निर्माणाधीन अवस्था में यह मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटेशियम की कमी है, चूने की कमी है, फास्फोरस की कमी है, लेकिन ह्यूमस की इसमें कोई कमी नहीं है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर है, इसकी कमी नहीं होती। नेक्स्ट है, भारत के किस मृदा वाले क्षेत्रों में ही मैंग्रोव वनस्पति का अधिक विकास हुआ है? तो मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास किस मिट्टी वाले क्षेत्र में हुआ है? पीट मृदा। जो पीट और दलदली मृदा वाले क्षेत्र हैं आपके, वहां पर ज्यादा बने हैं मैंग्रोव वनस्पति। किस मृदा को रेह और कल्लर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, रेह और कल्लर ये दोनों नाम किसके हैं? यह आपकी क्षारीय मृदा के नाम हैं। क्षारीय मृदा जिसे लवणीय मृदा भी कहते हैं, इसी के अन्य नाम क्या हैं? रेह और कल्लर। मृदा में उर्वरता के ह्रास को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी में उर्वरता के ह्रास को मृदा अवकर्षण कहते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मृदा के ऊपरी परत का क्षरण होना क्या कहलाता है? तो मृदा की ऊपरी परत का धीरे धीरे क्षरण होना, इसे मृदा अपरदन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सॉइल इरोजन जिसको कहते हैं। निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने का उपाय नहीं है? देखिए, मृदा अपरदन को रोकने के बहुत सारे उपाय हमने देखे थे, जिसमें वृक्षारोपण करना, उचित फसल चक्र को अपनाना, ये दोनों शामिल थे। स्थानांतरित कृषि को बढ़ावा देना अगर आप देंगे तो मृदा अपरदन को भी आप बढ़ावा देंगे। स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, उसको कम करने का प्रयास करना, ये एक उपाय है मृदा अपरदन को रोकना। बढ़ावा देना उचित उपाय नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो जो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड है, ये आपके 1953 में बना है। ऑप्शन सी सही आंसर है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा हमें कहां देखने को मिलती है? ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसकी शुरुआत 2015 में करी गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उसमें दलहनी फसलों को उगाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीकली रिवीजन सीरीज का। आज हमने 7वीं क्लास यहां पर कवर करी। भारत के राष्ट्रपति और भारत की मिट्टियों का एक क्विक रिवीजन हमने करा। 100 प्रश्नों से ज्यादा हमने यहां पर देखे 60 मिनट से भी कम समय में। तो हमने कोशिश करी आपके यहीं पर सारे कॉन्सेप्टों को दोबारा से रिवाइज कराने का। फिर भी यदि आपके कोई कॉन्सेप्ट अगर रह जाते हैं तो आप डिटेल क्लास को फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।